सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार जोरदार तरीके से। और बिल्कुल मैं आज हाजिर हूं आपके सामने फिर एक ऐसे वीर सपूत की कहानी लेकर के जो आपके दिल को दहला देगी, एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों को नम करेगी और वाकई में आप महसूस करेंगे कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान क्या होता है। आज ऐसे ही बिहार रेजिमेंट के एक ऐसे लाल की कहानी सुनाने वाला हूं जो जाते जाते हर इंसान की आंखें नम कर गया और सबके दिल में अपनी जगह बना गया। तो आज इस कहानी को बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ मैं स्टार्ट करने चला और मैं कहना चाहूंगा आप सबका प्यार सपोर्ट लगातार मिल रहा है। थैंक यू सो मच इन रियल हीरोज की कहानी को इस तरह प्यार देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए। बस इसके लिए जरूरी है कि चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, इन कहानियों को ज्यादा शेयर करें और हर देश के नागरिक तक मुझे लगता है इन कहानियों का जाना जरूरी है, जिससे वो समझ पाएं कि अगर आज हम देश में खुली सांसें ले रहे हैं और वाकई में खुशी खुशी जी रहे हैं तो उसके पीछे कितना बड़ा बलिदान है जिस वजह से ये चीजें जीवन में हमारे संभव हो पाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक इंटरेस्टिंग कहानी जो वाकई में आज आपके दिल को झकझोर के रख देगी। कहानी है 26 नवंबर 2008 की। दिन था 26 नवंबर 2008, समय रात के 11 बजे। घर के फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर सामने से आवाज आती है, डैड कुछ बहुत सीरियस हो गया है, महाराष्ट्र एटीएस के चीफ की हत्या हो गई है, हमें बुलाया गया है। और फोन कट हो जाता है। हमेशा जागने वाली मुंबई शहर उस रात शांत हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना चल रहा हो। 26 नवंबर रात 8 बजे लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के पास जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ी, लोगों और पुलिस फोर्स को लगा कि कोई गैंग वार है, मगर एक घंटे के भीतर इन गोलियों से लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। और अब गोलाबारी मुंबई के ताज पैलेस, ताज टावर, ओबेरॉय, ट्राइडेंट और नरीमन हाउस, कमा हॉस्पिटल और मेट्रो सिनेमा से भी सुनाई देने लगी थी। और सूखे पत्तों की तरह इन जगहों पर भी लोगों की लाशें गिर रही थी। रात 10 बजे तक यह कंफर्म हो चुका था कि यह एक टेररिस्ट अटैक है और मुंबई शहर में कुछ आतंकवादी खुले घूम रहे हैं। इन आतंकवादियों को रोकने की कोशिश पुलिस फोर्स की कई कंपनियां कर रही थी, मगर वो भी इनकी गोलियों का शिकार बन रहे थे। इसी कोशिश में महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हेमंत करकरे भी अपनी जान गंवा चुके थे। आतंकवादियों द्वारा हर सेकंड मरते लोग और पुलिस फोर्स की नाकामी को देखते हुए दिल्ली से एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया गया। एनएसजी द्वारा सभी लोगों को सकुशल बचाकर सभी आतंकियों को मार दिया गया। बट इन सब में एनएसजी ने अपना सर्वश्रेष्ठ योद्धा खो दिया था। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने दोस्त और फंसे लोगों की सुरक्षा करने में उस दिन राष्ट्र ने अपना हीरा खोया था, क्योंकि 26/11 हमले में अभिमन्यु की तरह सर्वोच्च बलिदान और अद्भुत साहस की मिसाल पेश करने वाले एनएसजी कमांडो का नाम था मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। इसरो ऑफिसर के उन्नीकृष्णन और धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन के इकलौते पुत्र संदीप उन्नीकृष्णन ने बचपन से ही मन में आर्मी ऑफिसर बनने की ठान ली थी। आर्मी ऑफिसर बनने का भूत उनके सर पर इस कदर सवार था कि स्कूल में मिलिट्री कट में जाते थे। फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद उस साल 1995 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। अपने स्कूल के समय से ही वो खेलकूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा उन्हें फिल्में देखने का भी बड़ा शौक था। इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की और एनडीए में दाखिला ले लिया। मेजर संदीप एनडीए में अस्कर स्क्वाड्रन के 4थे बटालियन का हिस्सा थे। मेजर संदीप एनडीए के 94th कोर्स से ग्रेजुएट रहे। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए वो आई में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून गए, जहां 104 आई में रेगुलर कोर्स का वो हिस्सा बने। 12 जून 1999 को उन्हें आई में पास आउट करके बिहार रेजिमेंट के 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर कमीशन कर दिया गया। कारगिल युद्ध के समय में उन्होंने आगे बढ़कर दुश्मन का सामना किया, हर चौकी पर उनका डटकर मुकाबला किया। मेजर संदीप को 12 जून 2003 को कप्तान के रूप में एक महत्वपूर्ण पदोन्नति मिली। उसके बाद उन्होंने 13 जून 2005 को मेजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इन्फेंट्री विंग में कमांडो स्कूल बेलगाम में सेना के सबसे कठिन कोर्स माने जाने वाले घातक कोर्स के दौरान मेजर संदीप ने इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग और कमेंडेशन कार्ड अर्जित करते हुए 2 बार कोर्स में टॉप किया।
उन्हें हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलबर्ग में प्रशिक्षित किया गया था। सियाचिन, जम्मू कश्मीर, 2002 में गुजरात के दंगे, हैदराबाद, राजस्थान, लगभग सभी जगहों पर सर्व करने के बाद उन्हें एनएसजी में शामिल होने के लिए चुना गया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें जनवरी 2007 में एनएसजी के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। एनएसजी में शामिल होने के बाद उन्होंने देश भर में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाई। 27 नवंबर 2008 मुंबई शहर में पहली गोली चले हुए 10 घंटे बीत चुके थे और अब तक आतंकियों पर काबू नहीं पाया जा सका था और बड़ी क्षति से बचने के लिए दिल्ली से एनएसजी को बुलाया गया और एनएसजी के सबसे खतरनाक ग्रुप 51 एसएजी आतंकियों के खात्मे के लिए मुंबई पहुंच चुकी थी। इसी 51 एसएजी के कमांडर थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। सभी अटैक साइट्स पर एनएसजी के कमांडर अपना काम कर चुके थे और ढूंढ कर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे थे। मेजर संदीप और उनके साथी कमांडर्स को ताजमहल पैलेस होटल पर डिप्लॉय किया गया। मेजर संदीप को मिलाकर 10 कमांडर वहां पर मौजूद थे, मगर उन सबके पास सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास होटल ताज पैलेस का नक्शा मौजूद नहीं था। ताज होटल एक ऐसी इमारत थी जिसके भीतरी हिस्से से कोई वाकिफ नहीं था। बड़ी चुनौती यह भी थी कि कितने आतंकवादी भीतर थे इस बात को किसी को मालूम न था। किस कमरे में कितने लोग थे या कोई मेहमान को बंधक बनाया गया है इस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी। उस पर होटल में बिल्कुल अंधेरा था और आतंकियों द्वारा वक्त वक्त पर लगाई गई आग और मुश्किल पैदा कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब स्थिति मुश्किल होती है तभी सर्वश्रेष्ठ योद्धा को बुलावा भेजा जाता है। 27 नवंबर को 14 एनएसजी कमांडोज ने अलग अलग रास्तों से होटल में घुसना शुरू कर दिया। मेजर संदीप ने अपनी हिट टीम के साथ होटल के निचली मंजिल से सीढ़ियों के रास्ते फर्स्ट फ्लोर की तरफ रुख कर दिया। होटल में सीसीटीवी की मौजूदगी से यह अंदाजा लगाया जा सका वहां 3 आतंकी मौजूद हैं, पर वो अलग अलग कमरों में और अलग अलग मंजिलों में जाकर सुरक्षा बलों को भटका रहे थे। ऊपर से होटल में फैला अंधेरा मेजर संदीप की टीम का राह का रोना बन रहा था। मेजर संदीप कमरों में ग्रेनेड भी नहीं फेंक सकते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आतंकी किस कमरे में है और क्या वहां कोई बंधक भी है। पहली मंजिल पर हर कमरे को छान छान कर कुल 14 लोगों को बाहर निकाला गया और जैसे ही हिट टीम अगली मंजिल की तरफ बढ़ने लगी ऊपर से दुश्मनों की गोलियां उन पर बरसने लगी। कमांडो किसी तरह बच तो गए पर वो जान गए थे कि आतंकी ने उन्हें अब देख लिया है, अब उनकी फायरिंग रेंज में भी आ चुके हैं। आतंकी बेहतर स्थिति में थे। उन्होंने सभी एनएसजी कमांडोज को ऊपर आने का इंतजार किया। अपने कमांडोज की कवर फायर की मदद से मेजर संदीप लगातार दुश्मनों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक कमरे में से एक ग्रेनेड आकर गिरी और इसकी वजह से कमांडो सुनील बुरी तरह से जख्मी हो गए। मेजर संदीप जान गए थे कि आतंकियों को उनके लोकेशन का पता चल चुका है और जितने कमांडोज उनके साथ रहेंगे खतरा उतना ज्यादा होगा। उन्होंने साथी कमांडोज से कमांडो सुनील को बाहर निकालने को कहा और खुद दुश्मन की तरफ बढ़ गए। मेजर संदीप अपने साथियों से कहा, तुम लोग जाओ, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। पर उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के दाएं हाथ में गोली लग चुकी है और वो बुरी तरह से जख्मी है। अपनी बंदूक को आगे सीने में लगाए मेजर संदीप धीरे धीरे होटल की चौथी मंजिल तक पहुंच चुके थे। उन्हें कवर देने वाला कोई नहीं था। चौथी मंजिल पर उन्हें एनएसजी की दूसरी टीम जिसके कमांडो राजवीर सिंह वहां पर मौजूद थे। कमांडो राजवीर की टीम होटल के छत से छठी और पांचवी मंजिल से होते हुए चौथी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उन्हें इंटेल मिली थी कि चौथे फ्लोर पर कमरा नंबर 471 संदिग्ध है और आतंकियों के भीतर होने की आशंका भी है। मेजर संदीप अपने MP5 बंदूक को कमरे की तरफ कर खड़े थे। जैसे ही कमरा खुला अंदर से कुछ बंधक निकले। अब हिट टीम का सारा ध्यान उन लोगों की सुरक्षा में था, लेकिन जो ही उन्हें निकाला गया कमरे के भीतर से गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। दरअसल इस रूम के भीतर एक छोटा सा कमरा था जहां आतंकवादी छिपा था और किसी को भी इस चीज की भनक नहीं थी। अचानक से ताबड़तोड़ चली गोलियां सबको चौंका दी थी। मेजर संदीप अपने साथी कमांडोज के लिए उन गोलियों का ढाल बनकर वहां डटे रहे। सामने से आ रही गोलियों ने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के शरीर को भेद दिया था, पर वो वीर अपनी जगह से हिला तक नहीं। जिन लम्हों में मेजर संदीप को गोली लगी उस वक्त ऑपरेशन अपने चरम पर था। लगभग सभी आतंकियों का सफाया किया जा चुका था और कुछ बचे आतंकियों को ही जल्द हमेशा के लिए सुला दिया गया। उस वक्त तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे वीर ऑफिसर घायल हो सकते हैं। अगली सुबह जब ऑपरेशन खत्म हुआ तब तक किसी को यह पता नहीं था कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। अमर बलिदानी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने एनएसजी के मोटो सर्वोत्तम सुरक्षा को चरितार्थ किया। मेजर संदीप के घर आर्मी हेडक्वार्टर और एनएसजी हेडक्वार्टर से एक खबर जा चुकी थी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को उनके उत्कृष्ट साहस, अडिग लड़ाई की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उस समय मुंबई दोबारा सांस ले रही थी। 26 नवंबर की उस काली रात से आतंकियों द्वारा मचाया गया खौफ अब खत्म हो चुका था और सभी दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका था। समूचा देश शहीदों के आगे नतमस्तक था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का पार्थिव शरीर उनके शहर बेंगलुरु पहुंच चुका था। उत्सव की अंतिम यात्रा के समय आसमान भी उदास थे। 29 नवंबर जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की अंतिम यात्रा जा रही थी तो वास्तव में उस दिन बेंगलुरु में काले बादल छाए हुए थे। उस रोज जो मेजर संदीप के अंतिम दर्शन को एकत्रित हुए थे वो उनके रिश्तेदार नहीं थे,
उनमें से अधिकतर तो उन्हें जानते भी नहीं थे, बट सबकी आंखें नम थी, सबका दिल उदास था, बट कहीं न कहीं चेहरे पे गर्व था। हमें भी गर्व है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और उनकी बहादुरी पर। उन्होंने बता दिया कि सबसे बड़ा रिश्ता देश और देशभक्ति का होता है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। भारत देश और हम देशवासी ताउम्र मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के अमर बलिदान के ऋणी रहेंगे। मुझे लगता है कि आज इन सब कहानियों को सुनने के बाद और शायद इनको बताने के बाद एक ऐसा एहसास आता है कि वाकई में देशभक्ति क्या है, देश के लिए जज्बा क्या है। शायद देश के लिए खड़ा होना, जान देना, ये शब्द बहुत आसान लगता होगा। शायद हम इनको फिल्मों में बैठते होंगे और इमेजिनेशन करते होंगे, बट आई थिंक ये कहानी रियल है। ये कहानी है बिल्कुल इसरो के जो ऑफिसर रहे हैं के उन्नीकृष्णन के बेटे की। ये कहानी है धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन के बेटे की, एक ऐसे बेटे की कहानी जिसे वो अथाह प्यार करते थे, एक ऐसे बेटे की कहानी जो उनका इकलौता बेटा था। आज वो देश के लिए बिल्कुल शहीद हुआ, उसने बलिदान दिया। हम सबको नाज है उन माँ बाप पे भी। आई थिंक ये बहुत आसान है शब्दों में बयां कर देना कि किसी ने अपने बेटे को खोया है, बट मुझे लगता है कि उनके माँ और बाप से जाके पूछा जाए तो उसका सही जवाब मिल सकता है कि उन्होंने क्या खोया है। एंड वी रियली फील प्राउड कि आज हमारा देश, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। हम नाच करते अपने देश पर तो कहीं न कहीं इन वीर सपूतों की वजह से हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपका सुझाव रहा कि सर आप प्लीज़ जो है मेजर उन्नीकृष्णन पे, संदीप उन्नीकृष्णन पे जो है स्टोरी ले आए। थैंक यू सो मच इस कहानी को लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, इस कहानी के लिए कहने के लिए। बिल्कुल ये कहानी आज आपके सामने थी। बस ऐसे ही इन स्टोरीज़ को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में फिर आइए और बिल्कुल आदेश करिए अगली कहानी किस रियल हीरो की आप सुनना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि रियल हीरोज़ की कहानी आज देश में जाएँ। हम बहुत कहानियाँ सुन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े हमने बिजनेसमैन देखे, टाइकून्स देखें, हमने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, पर मुझे लगता है यार दिल पे हाथ रख के हम महसूस करें तो देश के लिए रियल हीरोज़ अगर कोई है तो यही हैं। तो दिल से नमन। और मैं वाकई में कहना चाहता हूँ इस बलिदान के लिए सत सत नमन दिल से, और हम सब हमेशा ऋणी हैं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला